तो यहाँ पे थोड़ा सा ना पॉजिटिव साउंड कर रहा है, टोन को आप समझिए, एंड देन एलिमिनेट द नेगेटिव चॉइसेस इन द ऑप्शन. Got it? That should be your approach to solve context based question. तो erudite का मतलब होता है somebody, कोई knowledge वाली चीज. Erudite discussion, knowledgeable discussion. That is the meaning of erudite. In the given questions, out of 4 alternatives, choose the one which can be substituted for the given words. For the given sentence, कौन सा word substitute हो जाएगा? Let's solve the first question. Hello students, welcome to Alan Online and welcome to English BitSat series. कैसे हैं आप लोग? I am sure अच्छे ही होंगे. और BitSat की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? एग्जाम आने ही वाला है, एकदम लग जाओ जोश में पढ़ने के लिए, राइट? और फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्डिंग देखी कि नहीं देखी? आई एम श्योर देखी होगी. और बाय चांस मिस हो गई हो तो लिंक गिवन है. प्लीज एरर स्पॉटिंग, आइडेंटिफाइंग एरर की वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये एग्जाम में आते ही आते हैं, राइट? और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को थोड़ा सा सीरियसली लो, क्योंकि आपका एग्जाम का ओवरऑल स्कोर लेवल अप हो जाएगा अगर आपने 30 मार्क्स गेन कर लिए तो, राइट? ओके, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड उस टॉपिक को अगर आपने स्मूथली निकाल लिया तो आई एम श्योर आपके स्कोर बहुत अच्छे हो जाएंगे, राइट? और आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज वर्बल एबिलिटी, वोकैबुलरी. वोकैबुलरी कितनी इंपॉर्टेंट है आप सबको पता है, राइट? एंड वोकैबुलरी अगर आपने स्मूथली निकाल लिया तो मुझे लगता है आपके स्कोर तो अच्छे होंगे ही सही, प्लस आपको नॉलेज भी बहुत अच्छी गेन होगी related to vocab, verbal ability. And ये ऐसे questions होते हैं बेटा जो अगर आप 30 seconds, मतलब not even 30 seconds या a minute लगता है इनको solve करने में, if you are well prepared. पर आप कैसे होंगे well prepared? क्या तरीका है well prepared होने का? आज हम देखेंगे. Verbal ability में भी बहुत सारे topics होते हैं, but today what topic we are going to start is synonyms, antonyms and one word substitution. Very important topic. If you are well prepared about this topic, not even 30 seconds या 1 minute का ये question होते हैं. But how will you prepare it? What are the effective tips to tackle such kind of questions in BitSat and in competitive exams? All right, so let's move forward. सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बेस पे हम पहले देखते हैं. टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स बेस्ड क्वेश्चंस इन BitSat. लेट्स सी. फर्स्ट, build a strong vocabulary by learning new words every day. Read and read, right? The more you will read, the more words you will learn. And I would encourage कि आप एक डिक्शनरी अपने पास में रखिए so that whatever new words are you learning, just write it down in a diary. Maintain a notebook, maintain a diary for your vocab part. It is very important. Even in future, it will help you. Okay? Okay. फोकस ऑन रूट वर्ड्स. रूट वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ये भी एक अप्रोच है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को सॉल्व करने का. फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर आपके एग्जाम में वर्ड आया बेनेवोलेंट, तो अगर आपको बेने का रूट वर्ड पता है, दैट इज समवन हु इज गुड, तो आप क्या कर सकते हो? नेगेटिव चॉइसेस एलिमिनेट कर सकते हो और पॉजिटिव को आराम से आंसर फाइंड कर सकते हो. दैट शुड बी योर अप्रोच. One of the approaches to solve such kind of question. Next, use context clues. Context based questions भी आते हैं. There are 2 type of questions. एक तो fill in the blank आता है जिसमें आपको vocab correct word fill करना पड़ता है, and the other one is sentence के अंदर particular word को underline कर देंगे and you have to find the nearest or the opposite meaning related to that word. तो context clues को हम कैसे solve करते हैं? देखो, try to imagine a sentence using the word. It helps to figure out the tone or meaning. Tone और meaning से अगर आप read the sentence twice, उसके tone को समझो. What is the tone of that particular sentence? Sentence कहना क्या चाह रहा है? For example, he was known for his magnanimity.
ये थोड़ा सा ना पॉजिटिव साउंड कर रहा है. मैग्नानिमिटी का मतलब होता है somebody who is big hearted, kind hearted person. तो यहाँ पे थोड़ा सा ना पॉजिटिव साउंड कर रहा है. टोन को आप समझिए. एंड देन एलिमिनेट द नेगेटिव चॉइसेस इन द ऑप्शन. Got it? That should be your approach to solve context-based question. Next, elimination strategy, POE, process of elimination. Eliminate the wrong option first. फटाफट एलिमिनेट करो. ये भी एक ऑप्शन होता है. अगर आपको बाय द वे मीनिंग नहीं पता है तो एलिमिनेट, टोन को समझते हुए, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट को समझते हुए एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दो नेगेटिव ऑप्शंस एंड योर आंसर विल पॉप आउट. This is also one of the strategy to solve such based questions. And then, do not spend more than 30 seconds on such kind of questions. 30 seconds to 1 minute से ज़्यादा spend मत करो इस question पे. Take an educated guess and then move on. हाँ, BITSAT में सिर्फ English proficiency ही नहीं है. You have physics, chemistry, math, LR भी है. So, manage your time accordingly. Time management सीखो. Right? Then only you will be able to solve the question paper. All right? Okay. Now, I am giving you some list, the common high frequency words for competitive exams, especially BITSAT. क्या-क्या जो words होते हैं, जो high frequency words होते हैं, जो exam में बहुत commonly आपके use में आते हैं. Let's see. Now, this is the list. Now, what do I encourage you? I recommend you एक डायरी मेंटेन करो and start writing these words. इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या मैं तो आपको रेकमेंड करूंगी कि आप इसको लिखिए, थोड़ा सा आपके दिमाग में लर्न भी होगा. ये वर्ड सिनोनिम एंड दैट वर्ड एंटोनिम. आई एम नॉट सेइंग कि ये आएंगे ही आएंगे, बट जनरली ये आपके रेगुलर लाइफ में भी यूज में आएंगे और कंपेटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे वर्ड्स यूज में आते हैं. And read. Read English newspapers, read English novels. थोड़ा सा टाइम निकाल के, बस थोड़ा सा टाइम निकाल के read करना स्टार्ट करो. Right? You will learn. Also not for competitive exams. आपके फ्यूचर में, आपके प्रोफेशनल लेवल पे भी vocabulary बहुत हेल्प करती है. So make your base very solid. Okay. Now, we are going to start questions based on synonyms and antonyms. Let's start. किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको फेस करने होते हैं, we will see here, we will study them and we will see the different approaches to solve these varieties of questions. All right. Direction. Fill in the blank with the appropriate option. Freedom and equality are dash rights of every human. Inalienable, inscrutable, incalculable, institutional. What is the approach to solve such questions? देखो इधर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्रीडम और इक्वालिटी की, और ये क्या है? एक राइट है. हर ह्यूमन का एक बेसिक राइट है फ्रीडम और इक्वालिटी. ये उसके इट्स अ बर्थ राइट ऑफ एवरी ह्यूमन. फ्रीडम और इक्वालिटी तो सबको मिलनी चाहिए, राइट? ये एक ऐसा राइट है जो कोई हमसे छीन नहीं सकता है. नोबडी कैन स्नैच दिस राइट फ्रॉम अस. ओके, नाउ हाउ टू सॉल्व, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? लेट्स सी. अगर हम इनएलिएनेबल की बात करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, इट कैन नॉट बी टेकन अवे. मैंने कहा था आप लोगों से, ये एक ऐसा राइट है जो कोई हमसे छीन नहीं सकता है. सो दिस कैन बी योर आंसर. यू कैन नॉट डिनाई, राइट? ये आपका आंसर हो सकता है, ये फिट हो सकता है सेंटेंस के अंदर, बट वी विल होल्ड इट. हम दूसरे ऑप्शंस को भी तो पॉन्डर करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज इनस्क्रूटेबल, हार्ड टू अंडरस्टैंड, हार्ड टू इंटरप्रेट. क्या फ्रीडम और इक्वालिटी कोई ऐसा राइट है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? नहीं है, बिल्कुल भी. इट्स अ वेरी बेसिक राइट. इट्स अ राइट गिवन यू. जब आप बर्थ लेते हो तभी से ही आपको राइट मिलता है. सो इट डजंट फिट इन दी सेंटेंस. इनकैलकुलेबल, कैन नॉट बी काउंटेड. फ्रीडम और इक्वालिटी तो प्राइसलेस होता है. यहां पे मेजरमेंट, काउंटेड, ऐसी कोई डिस्कशन ही नहीं है. इट्स अ प्राइसलेस थिंग. अगेन, दिस डजंट फिट इन दी सेंटेंस. नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल. It is related to system, some established system.
क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सिस्टम ये हमको राइट देगा? बिल्कुल भी नहीं। ये तो हमारा राइट है, बेसिक राइट है, ह्यूमन राइट है, गिवन टू यू. This doesn't fit in the sentence again. And what does it fit? Inalienable, cannot be taken away. ये ऐसा right है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता है. This is your correct answer and your answer is A. That is how you solve such contextual based question. Okay? Remember this thing. That is how you will solve the contextual based question. इसको याद रखो, इस approach को याद रखो. Okay, let's go to next question. Fill in the blank with the appropriate option. The flow of the blood was so blank that the patient died. अब यहाँ पे हमें quantity of the blood बताना है कि कितनी quantity से blood loss हुआ है कि patient की death हो गई, expired. तो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम? Flow of blood की. Intense, adequate, profuse, extensive. Let's see. Let's ponder over the question. Okay, and now the options. Intense, something strong in force. हो सकता है ये आंसर, बट क्या ये क्वांटिटी ऑफ ब्लड बता रहा है? क्या ये बता रहा है कि कितने वॉल्यूम से ब्लड लॉस हुआ है? नहीं बता रहा है. ये सिर्फ बता रहा है कि इंटेंसली कोई चीज हुई है, स्ट्रॉन्ग इन फोर्स, बट स्टिल इट डजंट फिट इन द सेंटेंस. नेक्स्ट, एडिक्वेट. इट मीन्स सफिशिएंट. अगर पेशेंट के पास सफिशिएंट ब्लड होता, राइट, तो आज उसकी डेथ नहीं हुई होती. अगेन डजंट फिट इन दी सेंटेंस. सी दिस अप्रोच. सी, आपको हर एक ऑप्शन को एनालाइज करना है कि क्या ये सेंटेंस में फिट हो रहा है या नहीं. प्रोफ्यूज, फ्लोइंग इन लार्ज क्वांटिटीज कैन बी द करेक्ट आंसर. क्योंकि प्रोफ्यूज हम जनरली इसीलिए यूज करते हैं, कोई चीज लार्ज क्वांटिटी में फ्लो हो रही है, स्पेशली ब्लड. कैन बी द आंसर, बट लेट्स सी द लास्ट ऑप्शन फर्स्ट. Extensive, covering large areas. For example, the fire caused the extensive damage. Extensive generally wide-ranging word है. It is not ideal to describe the volume of blood. ये बिल्कुल भी फिट आंसर नहीं है कि हम वॉल्यूम ऑफ द ब्लड को डिस्क्राइब कर सकें. ये एक लार्ज एरिया है, वाइड रेंजिंग वर्ड है, स्पेशली यूज्ड फॉर डैमेज, कवरेज, नॉलेज, नॉट फॉर द ब्लड. Doesn't fit the answer. And your correct answer is profuse. That is C. Shall we move forward? Yes. Choose the word which best expresses the meaning of the underlined word in a sentence. Despite their pleas for mercy, the judge remained inexorable and delivered the maximum sentence. हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि हमने कितनी रिक्वेस्ट कर ली, कितना प्ली कर लिया, मन्नतें कर ली, लेकिन जज रुके नहीं. जज फर्म थे और उन्होंने मैक्सिमम सेंटेंस दे दिया, मैक्सिमम पनिशमेंट दे दिया कॉन्विक्ट को. तो इनएक्सोरेबल का हमें क्या ढूंढना है? नियरेस्ट मीनिंग यू हैव टू आइडेंटिफाई. अनप्रिडिक्टेबल, relentless, merciful, flexible. Let's see. First option, unpredictable. Unpredictable means cannot be foreseen. पर जज तो फर्म थे, राइट? जज वॉज हार्श, जज वॉज अनस्टॉपेबल. तो वो अनप्रिडिक्टेबल तो कहीं से भी मैच नहीं हो रहा है. Relentless, cannot be stopped. As I have mentioned earlier, judge cannot be unstoppable थे. Can be the answer. होल्ड पे रखते हैं हम इसको. नेक्स्ट, मर्सीफुल, शोइंग कंपैशन. ये तो ऑपोजिट है इनएक्सोरेबल का. अगर वो कंपैशन दिखाते तो वो मैक्सिमम पनिशमेंट देते ही नहीं कॉन्विक्ट को. तो अगेन डजंट फिट इन दी सेंटेंस. फ्लेक्सिबल, विलिंग टू चेंज. अगर जज थोड़े से भी फ्लेक्सिबल होते तो वो मैक्सिमम सेंटेंस तो नहीं देते, थोड़ा कम कर देते, थोड़ी पनिशमेंट कम कर देते, राइट? लेकिन ये भी फिट नहीं हो रहा है. योर करेक्ट आंसर इज relentless, that is cannot be stopped. That is B. This should be your approach to solve such questions. Shall we proceed?
Fill in the blank with the appropriate option. This speech was disappointing. It blank all the major series. अब यहाँ पे बात चल रही है स्पीच की, और स्पीच कैसी थी? डिसअपॉइंटिंग थी, लोगों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी. पीपल वर अपसेट ऑफ दैट स्पीच. क्यों? क्या रीजन था? The speech was disappointed. It dashed all the major series, projected, revealed, skirted, analyzed. What is the reason behind it? Let's see. Projected, showed or displayed. अगर by chance speech ने कुछ display किया होता या कुछ show किया होता तो क्या होता? इतनी disappointing नहीं होती. उसने जरूर कुछ इग्नोर किया है, कुछ पर्टिकुलर इश्यूज इग्नोर करे गए हैं, तभी स्पीच डिसअपॉइंटिंग हुई है. प्रॉपरली नहीं बताई है, कई चीजों को एड्रेस नहीं किया गया है, इसीलिए वो डिसअपॉइंटिंग थी. अगर उसने कुछ शो या डिस्प्ले किया होता, हो सकता था स्पीच डिसअपॉइंटिंग हो या नहीं हो. कैन नॉट फिट. रिवील्ड, एक्सपोज्ड. अगर स्पीच ने कुछ अनकवर किया होता, प्रॉपरली एक्सपोज की होती सीरीज को, तो क्या लोग डिसअपॉइंटिंग होते? नहीं, वो इंफॉर्मेटिव होती स्पीच. डिसअपॉइंटिंग नहीं होती, लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती. डजंट फिट इन दी सेंटेंस. स्कर्टेड, अवॉइडेड एड्रेसिंग. जैसे कि मैंने कहा था, क्या कहा था कि कुछ इग्नोर किया गया है, कुछ पॉइंट्स, तभी स्पीच डिसअपॉइंटिंग हुई है. होल्ड पे रखते हैं, लास्ट ऑप्शन भी देखते हैं. एनालाइज, स्टडीड इन डिटेल. अगर स्पीच को डिटेल में स्टडी की गई होती तो स्पीच डिसअपॉइंटिंग नहीं होती, लोगों को और इंफॉर्मेशन मिलती और रिसर्च मिलती. अगेन डजंट फिट इन दी सेंटेंस. योर करेक्ट आंसर इज skirted. Skirted means avoided addressing the main series of the speech. That is why people were upset. Your correct answer is C. कॉपी पेन लेके लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? लिखो इन वर्ड्स को, काम आएंगे आपके आगे. जो भी ये टेबल में मैंने वर्ड्स बताए हैं, इनको, इनके मीनिंग तो लिख लो एटलीस्ट. ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Choose the opposite of the underlined word in the given sentence. The audience was captivated by the speaker's erudite discussion on ancient philosophy. Scholarly, unknown, illiterate and ignorant. Erudite का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए. तो यहाँ पे लोग captivated हो रहे हैं, captivated, amazed हो रहे हैं. They liked it, right? They were attracted by the speaker's erudite discussion. तो वो कब हो सकता है उसका डिस्कशन? जब स्पीकर के अंदर बहुत अच्छी नॉलेज होगी, जब वो नॉलेजेबल पर्सन होगा, तभी लोग कैप्टिवेट होते हैं, राइट? तो इरियोडाइट का मतलब होता है समबडी, कोई नॉलेज वाली चीज. इरियोडाइट डिस्कशन, नॉलेजेबल डिस्कशन, दैट इज द मीनिंग ऑफ इरियोडाइट. सो नाउ लेट्स पॉन्डर ओवर द ऑप्शंस. स्कॉलरली. If we talk about scholarly, scholarly means having lot of knowledge. क्या ये करेक्ट है? नहीं है करेक्ट, क्योंकि हमें ऑपोजिट ढूंढना है erudite का. देखो, एक और गलती करते हैं बच्चे, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड. क्या करते हैं? उसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी की बाजी में, और वो भूल जाते हैं कि हमें ऑपोजिट ढूंढना है, ना कि नियरेस्ट मीनिंग. ठीक है, हमें उसका एंटोनिम फाइंड करना है. तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा 2 बार रीड करिए, रीड इट ट्वाइस, ध्यान से देखो. ऑपोजिट बोला है, नियरेस्ट नहीं बोला है. तो स्कॉलरली, हैविंग लॉट ऑफ नॉलेज, ये तो उसका मीनिंग ही हो गया है. रॉन्ग. अननोन, नॉट नोन. क्या कोई ऐसी कंडीशन है यहाँ पे? एरियोडाइट का मतलब तो नॉलेज पर्सन होता है, तो नॉट नोन तो कैसे भी मैच नहीं हो रहा है. अननोन डिस्कशन, erudite, erudite means knowledgeable discussion हुआ है, और उसका ऑपोजिट अगर हम देखें, unknown cannot be the apt choice here. Illiterate, unable to read and write. इसका तो क्या होता है? literate होता है. Antonym, illiterate, literate, या literate, illiterate. तो unable to read and write doesn't describe कि कोई भी particular person knowledgeable नहीं है. ठीक है? Doesn't fit. Ignorant, lacking knowledge.
इग्नोरेंट एक ऐसा पर्सन होता है जिसमें नॉलेज नहीं हो और वो नॉलेज लेने में भी इंटरेस्टेड नहीं होता है, एंड दैट इज द एप्ट ऑपोजिट वर्ड ऑफ इरूडाइट, इग्नोरेंट। आंसर डी। कई बच्चे बोल सकते हैं कि मैम इलिटरेट भी तो आंसर हो सकता है। इलिटरेट नहीं हो सकता है। इलिटरेट का मतलब होता है कोई लिख नहीं सकता या कोई रीड नहीं कर सकता, पर डिस्कशन या नॉलेज डिस्कशन तो कर सकता है ना। वन कैन स्पीक। जरूरी होता है ऐसा कि कोई लिख नहीं सकता या रीड नहीं कर सकता पर उसको नॉलेज होती है, ये भी तो हो सकता है। सो दिस कैन बी योर ऑल्सो अप्रोच टू थिंक लाइक सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। गॉट इट? All right, shall we proceed to next question? Choose the same meaning of the given word exhort. Exhort. Exhort को आप कैसे समझोगे? देखो, what's the solution? हम इसको एक रूट वर्ड वाले अप्रोच से समझते हैं। अगर हम x की बात करें तो x का मतलब होता है out, right? और if you talk about hot, हम किससे समझ रहे हैं इसको? रूट वर्ड से। आई हैव टू मेंशन इट हियर। रूट वर्ड से समझेंगे, प्रीफिक्स और सफिक्स वाले अप्रोच से समझेंगे। तो हॉट जनरली एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है। कौन से वर्ड से? लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है। हॉटारी। हॉटारी मीन्स टू एनकरेज समवन, टू पुश समवन, टू पुश समवन। For example, the teacher encouraged you to participate in the competition. To encourage, to push somebody कि उस competition में participate करो. Got it? Now understand, हम कब कर सकते हैं किसी को encourage? What is the meaning nearest to encourage? Condemn. Condemn का मतलब होता है disapproval. Disapproval करना या किसी को severe punishment देना. Cannot be the ऑप्शन। अर्ज। अर्ज का मतलब होता है किसी को परसुएड या पुश करना टुवर्ड्स द गोल। द टीचर अर्ज्ड द स्टूडेंट्स टू टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन, टू एनकरेज द स्टूडेंट्स टू टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बट हम प्रिवेंट और वेस्ट को भी देखते हैं। प्रिवेंट का मतलब ही स्टॉप्ड द फायर, टू प्रिवेंट समथिंग, टू स्टॉप समथिंग। वेस्ट। वेस्ट का मतलब कोई चीज जो आपकी नीड में नहीं हो, बेकार हो, दैट इज वेस्ट। डिस्पोज द वेस्ट, डोंट वेस्ट द टाइम। टाइम को वेस्ट मत करो, बेकार मत करो, यूज इट फॉर योर बिटसैट एग्जाम। गॉट इट? एंड योर करेक्ट आंसर इज बी हियर, अर्ज। तो ये भी एक अप्रोच हो सकती है टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, रूट वर्ड। एंड देन मोर एंड मोर इफ यू रीड वर्ड्स तो आप सीखोगे ही सही। Got it? Let's move to the next question. Choose the same meaning of the given word vindictive. Vindictive एक strong word है। क्या होता है vindictive का मतलब? Vindictive इसको भी हम root word से समझते हैं, prefix और suffix के थ्रू समझते हैं। देखो, vindic का मतलब क्या होता है? vindic का मतलब होता है to avenge. vindic to avenge something, बदला लेना। उसने मेरे साथ गलत किया है, अब मैं उससे बदला लूंगा या लूंगी। That is vindic. And what do you mean by IVE? IVE is your innate nature. आपका कोई नेचर हो, आपके अंदर कोई टेंडेंसी हो, your nature. So your answer is very clear here. That is revengeful. बदला लेने वाले टेंडेंसी, बदले लेने का नेचर आपके अंदर आ रहा हो कि उसने मेरे साथ गलत किया है, अब मुझे उससे क्या लेना है? बदला लेना है। और भी ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। पेटी। पेटी का मतलब होता है कोई स्मॉल मैटर्स, ट्रिवियल मैटर्स, छोटे छोटे जो मैटर्स होते हैं, पेटी मैटर्स। प्रेजुडिस्ड। प्रेजुडिस्ड का मतलब होता है ऐसे प्रीकंसीव्ड ओपिनियन जो बिना रीजन या बिना कोई एक्चुअल एक्सपीरियंस से आपके अंदर आ गए हों। दैट इज प्रेजुडिस्ड, राइट? आपने कुछ धारणा या कुछ ओपिनियन सेट कर ली हो दिमाग में बिना कुछ जाने, बिना कोई रीजन के। अनपॉपुलर, अ वेरी पॉपुलर वर्ड कॉल्ड अनपॉपुलर, मतलब कोई भी कोई फेमस ना हो, बट आप लोग तो फेमस होंगे, राइट? कुछ अच्छे बनेंगे।
And the answer is revengeful. This can also be your approach to solve such questions. Root word, prefix, suffix. All right. And now one word substitution. Again, very important topic. One word substitution क्या होता है? कोई भी सेंटेंस आपको गिवन है, उसका सब्स्टिट्यूट करके एक पर्टिकुलर वर्ड, वन सिंगल वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु ट्रीट्स सिक पीपल इज कॉल्ड, ऑप्शन में दे दिया जाएगा, डॉक्टर, टेलर, बार्बर, प्लम्बर. डॉक्टर इज द करेक्ट आंसर. Got it? That is how you solve one word substitution. और अभी हम जो करेंगे उससे आपको easily और समझ आ जाएगा. Let's see the direction first. In the given questions, out of 4 alternatives, choose the one which can be substituted for the given words. For the given sentence, कौन सा word substitute हो जाएगा? Let's solve the first question. To examine one's own thoughts and feeling. Meditation, retrospection, reflection, and introspection. Now, what will be the correct answer? Let's see. First, we talk about meditation. Meditation is mental stillness. It is for mental peace. अगर आपका कभी भी दिमाग खराब हुआ, and I would recommend कि आप लोग करिए meditation भी. आपका एग्जाम पास में आ रहा है तो आपका mental peace भी अच्छा बना रहेगा. तो it is for mental stillness and mental peace. जरूरी नहीं है कि आप इसमें अपने थॉट्स या फीलिंग को एग्जामिन कर रहे हो, जरूरी नहीं है. Doesn't fit. Next, retrospection, looking back at the past event or the past time. कुछ past event में जाना, कुछ events को या time को याद रखना, flashbacks आ रहे हैं दिमाग के अंदर. That is retrospection. Doesn't fit here. Reflection, thinking carefully, थोड़ा सा नजदीक है. बट आप कुछ चीज अच्छे से केयरफुली सोच रहे हो, डजंट मीन कि आप अपने थॉट्स या फीलिंग को सोच रहे हो. थिंकिंग केयरफुली, वेरी क्लोज टू इट, बट इट इज नॉट द एप्ट वर्ड हियर. इंट्रोस्पेक्शन, एग्जामिन योर ओन थॉट्स. इंट्रोस्पेक्शन का डायरेक्ट मीनिंग ही होता है अपने थॉट्स को एग्जामिन करना. गॉट इट? सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. एंड योर आंसर इज D here. Any problem? Please write it down the meanings. Okay. Let's move to the next question. A disease which ends in death. Contagious, lethal, fatal and deadly. देखो कैसे सॉल्व करेंगे. अगर हम contagious की बात करते हैं A ऑप्शन की, तो contagious का मतलब क्या होता है? Something which spreads person to person. ठीक है, लोगों से लोगों में फैलता है, ऐसी वो डिजीज होती है, दैट इज कंटेजियस. ठीक है, स्प्रेड वाला काम होता है. जैसे आपका कोविड-19 था ना, पैंडेमिक आया था, तो कोविड-19 में इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि उसका रिजल्ट डेथ ही होगा. लोग क्योर भी हुए हैं, ठीक भी हुए हैं, राइट? तो इसमें डेफिनेट डेथ पॉसिबल नहीं है. यू आर अनश्योर अबाउट द डेथ, होगी कि नहीं होगी. यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऐसी डिजीज जो डेफिनेटली डेथ में ही एंड होती है. ठीक है, तो स्प्रेड है. कंटेजियस मीन समथिंग विच स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, डजंट मीन इट एंड्स इन डेथ. लीथल की बात करेंगे हम. कैन एंड्स इन डेथ. हो सकता है डेथ हो या नहीं हो, कैन आ रहा है. जरूरी नहीं है कि डेथ हो. 50% चांसेस हैं, होगी और नहीं भी होगी, बच भी सकते हो. पर यहां पे तो हमें डेफिनेट डेथ की बात करनी है. सी, फेटल. अगर हम फेटल की बात करते हैं तो फेटल मीन्स समथिंग डेफिनेटली डेथ. फॉर एग्जाम्पल, अ फेटल हार्ट अटैक. डेफिनेट ऐसा हार्ट अटैक जो बिल्कुल डेथ ही ला दे. अ फेटल एक्सीडेंट, ऐसा एक्सीडेंट जो बिल्कुल क्लोज टू डेथ या डेफिनेट डेथ हो, दैट इज फेटल. डेफिनेट डेथ है. दिस इज योर करेक्ट आंसर.
बट डेडली के भी बारे में अगर हम बात करेंगे तो डेडली मीन्स समथिंग डेंजरस विच इज ऑल्सो लाइक लीथल. डेंजरस. पर्सन कैन डाई और नॉट. चांसेस 50-50 हैं. And your answer is C. Got it? All right. Let's move to the next question now. Tendency to quarrel. ऐसे भाई लड़ने की बहुत इच्छा है. नेचर ही आपका ऐसा है कि I just want to fight with someone. इच्छा होती रहती है कि लड़ना ही लड़ना है. Rebel. Solution देखो. अगर हम rebel की बात करेंगे, rebel का मतलब क्या होता है? To stand up against any authority or against any decision. जैसे होते हैं ना, कंपनी के वर्कर्स होते हैं जो रिबेल पे बैठ जाते हैं, धरने पे बैठ जाते हैं. दे आर राइजिंग अगेंस्ट द डिसीजन टेकन बाय द मैनेजमेंट. दे डिड नॉट लाइक इट. तो वो क्या करते हैं? उसके अगेंस्ट फाइट बैक करते हैं, स्टैंड अप होते हैं. राइट. नेक्स्ट इज पग्नेसिटी. पग्नेसिटी का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू क्वारल. टेंडेंसी टू क्वारल. इच्छा करना, लड़ने की इच्छा करना. डायरेक्ट आंसर है पग्नेसिटी. बट अगर हम दूसरा वर्ड भी देखें, ब्रॉल, तो ब्रॉल का मतलब होता है अ नॉइजी फाइट. राइट. अ नॉइजी फाइट. ये तो डायरेक्ट फाइट ही है. यहां पे तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जिसके अंदर लड़ने की बहुत इच्छा होती है. उस इच्छा को हम क्या कहते हैं? जिसमें हमें लड़ने की बहुत इच्छा हो रही है, उस इच्छा को हम कहते हैं पग्नेसिटी. टेंडेंसी टू क्वारल. ऑल द टाइम यू वांट टू फील लाइक लड़ाई करनी है, बस झगड़ा करना है, आर्ग्यू करना है, कुछ तो करना है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पग्नेसिटी. और ब्रॉल का मतलब तो डायरेक्ट फाइट ही होती है. अ नॉइजी फाइट बिटवीन पीपल और अमंग द पीपल. राइट. फाइट. फाइट मीन्स वर्बल और फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट. दैट इज ऑल्सो लाइक ब्रॉल. डायरेक्ट फाइट है, पर इसमें यह नहीं बताया है कि उसकी इच्छा है फाइट करने की. फाइट तो रीजन से हो सकती है, लेकिन किसी की तो इच्छा ही होती है कि हमें फाइट करना है, आपका नेचर में ही है. दैट इज व्हाट यू कॉल पग्नेसिटी. गॉट इट? राइट. रिबेल. रिबेल का भी मैं मीनिंग लिख देती हूं सो दैट यू कैन राइट इट इन योर कॉपी. टू टेक स्टैंड against any decision. To take stand against any decision. Okay? That is what you called rebel. Correct? This is the approach to solve the question and pugnacity is your correct answer here. Got it? B. Let's move to the next question now. A person who regards the whole world as his country. Very important question. Yes. ऐसा पर्सन जो पूरे वर्ल्ड को ही हम अपनी कंट्री मानता है कि पूरा वर्ल्ड ही मेरी कंट्री है. लेट्स सी. पेट्रियट, नेशनलिस्ट, कॉस्मोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन. ओके, लेट्स सी द अप्रोच. पेट्रियट. पेट्रियट मीन्स लॉयल टू ओन कंट्री. पेट्रियटिज्म वाली जो फीलिंग होती है, पेट्रियट, लॉयल टू ओन कंट्री, ये तो सूट ही नहीं कर रहा है यहाँ पे. नेशनलिस्ट. प्रायोरिटाइज ओन नेशन. ठीक है. प्रायोरिटाइज, जो अपने नेशन को पहले रखता है दूसरों के नेशन से. ये भी कहीं से भी इसमें मैच या फिट नहीं हो रहा है. नेक्स्ट, कॉस्मोपॉलिटन. रिगार्ड्स होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री. राइट. वो कौन सा पर्सन होता है? कॉस्मोपॉलिटन, जो पूरे वर्ल्ड को अपनी कंट्री मानता है. दैट इज कॉस्मोपॉलिटन. And we'll talk about metropolitan also. Urban areas, metropolitan cities जो होती हैं, urban cities. And your correct answer is C here. Got it, everybody? Yes, let's move to the next question. A lover of mankind. What do you call a lover of mankind? Philanthropist, narcissist, misanthrope, lunatic. क्या बोलेंगे इनको? Let's see. Okay, philanthropist means one who seeks welfare of others. Philanthropist एक ऐसा particular person होता है जो दूसरों के हित में, दूसरों के भले के लिए हमेशा काम करता हो. That is very close to a lover of mankind, or that is a lover of mankind. It is the correct answer, but हम दूसरे options को भी सीखेंगे, देखेंगे तो सही. Narcissist, extreme self-centered, जो अपनी हमेशा तारीफ करता रहे,
ऐसे होते ना पर्सन जिनको इतने एक्सट्रीम सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, खुद की ही तारीफ करते रहते हैं, खुद से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं. दीज टाइप ऑफ पीपल आर कॉल्ड नार्सिस्ट. नेक्स्ट, misanthrope, one who hates mankind, exactly the opposite of philanthropist, right? Next is lunatic, mentally ill, mentally retarded, crazy, mad person, lunatic. So correct answer is philanthropist, and your answer is A. Understood everybody? This is how you solve one word substitution questions. Thank you for watching it. और मुझे लगता है आपने क्या क्या सीखा आज. टेक अवेज, डिफरेंट अप्रोचेस टू सॉल्व सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी अपन ने वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस करे हैं, देखा है कि किस अप्रोच से हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.